Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So alright guys, now this is your Vijay here and again we are back with this chapter. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। दोस्तों चैप्टर 5 है एंड वीडियो का ये जो हमारा पार्ट है वो थर्ड है। इससे पहले हमने इस चैप्टर पे 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं एंड आई होप आपने वो 2 पार्ट देखे होंगे जब भी जाके आप तीसरा पार्ट देख रहे हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस वीडियो। आपने वीडियो के 2 पार्ट के बाद अब समझना है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी के लिए एक चुनौती थी। चुनौती ये थी कि 1967 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि 66 के अंदर वो ऐसी अपॉइंट हो गई थी। उस टाइम पीरियड के अंदर 67 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो गांधी मैं बोल सकता हूँ इंदिरा गांधी जी की वाट लग गई। वाट इससे लग गई कि कांग्रेस टूट रही थी, कांग्रेस फिर दोबारा बिखर रही थी, कांग्रेस में इन्हें इनएक्सपीरियंस बोला जा रहा था, वहाँ सिंडिकेट इन्हें अलग से परेशान कर रहा है। अब जनता के दिलों तक पहुंचने के लिए इंदिरा गांधी जी ने बहुत कुछ सोचा। अब ये लोकसभा जनरल इलेक्शन के भाई चार्ट है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अभी तक हमारे कितने लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं, 17th लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं और 4th लोकसभा इलेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी 1967 के अंदर चुनाव लड़ी थी, पहला इलेक्शन था। अब 1971 के अंदर जाके इलेक्शन होगा और आपका पूरा का पूरा जो दोस्तों इस चैप्टर पे बेस्ड बताया हुआ है वो 7th जनरल इलेक्शन से है, यानी कि चौथे जनरल इलेक्शन से लेके 7th जनरल इलेक्शन के बीच में किस तरीके से कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस फिर गलत हो गई, कांग्रेस में क्या बुरा हुआ, कांग्रेस में क्या अच्छा हुआ, वो हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1967 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी जी को अपनी इज्जत दैट मीन्स रेपुटेशन वापस लेके आनी थी। तो दोस्तों ये चार्ट है, इसे ज़रूर कॉपी पे लिख लीजिएगा। पेपर के अंदर ज़रूर पूछा जाता है, केबीसी के अंदर, यूपीएससी के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो दोस्तों वो भी डिटेल में आपको काम आएगा। ये किस किस टाइम पीरियड पे कौन कौन सी पार्टियाँ थी, किस किस टाइम पीरियड पे कितनी सीटें थी, कौन जीता, कितनी परसेंटेज ऑफ सीटें जीता, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1967 के अंदर इंदिरा गांधी की खुद सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स के लोग चुनाव हार चुके थे। तो इंदिरा गांधी जी के पास यहाँ पे फायदा था। इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, शी इंट्रोड्यूस लेफ्ट फ्रंट पॉलिसीज। उस टाइम पीरियड पर इंदिरा गांधी जी ने लेफ्ट फ्रंट पॉलिसीज निकाली और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपने खुद के कैबिनेट मिनिस्टर को चुनने में खुद अपने ही कैटेगरी के लोगों को अपॉइंट करने लग गई। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास ही तो पावर होती है ना अपने कैबिनेट मिनिस्टर को किसे चुनना है, किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। तो वो इंदिरा गांधी जी ने ऐसे करा और इंदिरा गांधी जी ने कहीं ना कहीं लेफ्ट फ्रंट पॉलिसीज अपनाई और 1967 के अंदर 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाए। 10 पॉइंट प्रोग्राम, ये ध्यान रखना है आपने क्योंकि पेपर के अंदर इंदिरा गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से आएगा और यहीं से इंदिरा गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। 1967 के इलेक्शन के बाद 10 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। 10 सूत्रीय कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें इंदिरा गांधी जी जनता के दिलों तक पहुंचना चाहती थी। जब वो जनता के दिलों तक पहुंच जाएगी तो इंदिरा गांधी जी आप देखेंगे कि जनता उन्हें समझने लगेगी और उनकी रेपुटेशन धीरे 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 करके वापस आने लगेगी। अब यहाँ पर उन्होंने इट इंक्लूड्स द सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक। उन्होंने बैंक के सामाजिक नियंत्रण के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या कर रखा था 1967 के अंदर। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्हें आप फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी बोलते हैं, उनसे उनकी पोस्ट छीन ली गई थी और पोस्ट छीनने के बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात होने लग गई थी। दोस्तों यहाँ पे ना मोरारजी देसाई जी ने ये देखा जब नेशनलाइज ऑफ जनरल इंश्योरेंस जैसे बैंकों का, जनरल बीमा और बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब दोस्तों ये होता है ऐसे बैंक जो शुरुआती समय में प्राइवेट थे लेकिन अब वो बैंक सरकारी हाथों में आ जाएंगे। इस तरीके से जनता
जो है अपना पैसा बैंकों में सेव कर सकती है। सरकार के पास उन 14 बैंकों की अपनी एक सोशल कंट्रोल होगा, तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए 1967 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। और दोस्तों यहाँ से मोरारजी देसाई के बीच में और इंदिरा गांधी जी के बीच में खटास पैदा हो गई। इसलिए इंदिरा गांधी जी उस टाइम पीरियड पर बड़े बड़े बोल्ड एक्शन लेने लग गई थी। यहाँ पर मोरारजी देसाई जी दोस्तों पार्टी से रिज़ाइन कर चुके होते हैं और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी अपनी गोटियाँ बिछाने लग जाती हैं। सबसे पहला उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ये साबित कर दिया कि वो अब नहीं रुकने वाली, अब वो नहीं डरने वाली। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने यही नहीं करा, इवन उन लोगों ने अर्बन प्रॉपर्टीज़ को सील करने लग गए, सीलिंग करने लगी। अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग का मतलब होता है चकबंदी करने लग गई। चकबंदी इन द सेंस अर्बन और रूरल इलाकों के अंदर जितनी भी ज़मीनें होती है उनको से रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, मैपिंग करी जाएगी, कितने बंजर इलाके हैं, कितने ख़राब इलाके हैं, किन इलाकों के अंदर खेत खलियान है, किन इलाकों में पहाड़ हैं, दर्रे हैं, माउंटेन्स हैं, सबको मेजरमेंट करा जाएगा। और चकबंदी के बाद सरकार के हाथों में ज़मीनें आने लग जाएगी। जब ज़मीनें आने लग जाएगी तो जिन जिन इलाकों के अंदर पब्लिक क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पैदा होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के बाद, क्योंकि भुखमरी आ गई थी देश के अंदर 1960 के दशक में, तो कहीं ना कहीं 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर फूड ग्रेन के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन खोला गया। अगर आप देखेंगे आपके इलाकों के अंदर सरकारी राशन के लिए एक राशन की दुकान होती है ना, उस राशन की दुकान पे आपको 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गेहूँ मिल जाता है, सस्ता मिलता है। तो ऐसे जो कार्यक्रम थे वो चलाए गए जिनमें से फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्टार्ट था, जिसमें सभी लोगों को सस्ते अनाज पे चीज़ें मिलने लग गई थी। इससे जनता के अंदर धीरे धीरे विश्वास पैदा होने लग गया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म करा। लैंड रिफॉर्म समझते ना क्या हो गया? ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करा गया, बड़े बड़े भूमाफियाओं को ख़त्म करा गया, किसानों को उनकी ज़मीनों से रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनको छुट्टी ज़मीनों का हिस्सा दिया गया, जैसे आप चकबंदी बोलते हैं, वो इस टाइम पीरियड पे करी गई। फसलों को अच्छा करने के लिए बीज दिए गए, सिंचाई व्यवस्था अच्छी करी गई, बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करे गए लैंड रिफॉर्म्स के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोविजन ऑफ द हाउस साइट टू द रूरल पीपल, यहाँ पे रूरल पीपल के लिए अगर आप देखेंगे गरीबों के लिए गरीब आवास योजना बनाई गई। जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर देने की कोशिश करी गई, शौचालय की व्यवस्था हो गई। ऐसे बहुत सारे 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर चीज़ों को चलाया गया। और यहाँ पर अब इंदिरा गांधी जी लोगों के दिल तक पहुंचने लग गई थी और सिंडिकेट मेंबर को पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन सिंडिकेट मेंबर्स के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट पैदा हुआ वो 1967 में राष्ट्रपति के मरने के बाद हुआ। अगर आप देखें जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनके बाद हमने अपने राष्ट्रपति जाकिर हुसैन खान जी को तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। लेकिन 3 मई 1969 में इनका देहांत हो जाता है। जब इनका देहांत हो जाता है तो आपको पता है अच्छी तरीके से देहांत होने के बाद कहीं ना कहीं जो उपराष्ट्रपति होता है वो उनकी पोस्ट पे बना रहता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जिस समय जाकिर हुसैन जी थे तो उस टाइम पीरियड पर जो उपराष्ट्रपति थे, आप देख सकते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, वो वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी जी पोस्ट पे तो थे जाकिर हुसैन के मरने के बाद, लेकिन दोस्तों वो पोस्ट पे कब तक बने रह सकते हैं? जब तक इलेक्शन ना हो जाए। तो वीवी गिरी जी जो थे ना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा या नीलम संजीव राव रेड्डी को बनाया जाएगा। सिंडिकेट मेंबर जो कांग्रेस के अंदर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लीडरों का ग्रुप था, उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री हमारे देश का तो है, हमारी पार्टी का तो है, वो इंदिरा गांधी जी है, और अब देश के अंदर जो राष्ट्रपति बनना चाहिए वो भी कांग्रेस का ही बनना चाहिए, जो नीलम संजीव राव रेड्डी है। तो यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स ने क्या सोचा? कांग्रेस के सभी लीडर्स ने सोचा कि भाई नीलम संजीव राव रेड्डी को बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर वीवी गिरी के बीच में और नीलम संजीव राव रेड्डी के बीच में कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कंपटीशन पैदा हो गया।
क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी को ये पता था कि मोरारजी देसाई जी जो है उनकी वैसे भी क्या कहते हैं, मोरारजी देसाई की जो थी वो सिंडिकेट मेंबर से अच्छी नहीं बनती थी, और सिंडिकेट मेंबर को अगर मुझे कमज़ोर करना है तो प्रधानमंत्री तो मैं हूँ ही, मुझे ऐसा राष्ट्रपति लाना होगा जो मेरी सुने। तो इसीलिए यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने गेम खेला। वो नीलम संजीव राव रेड्डी को चुनना नहीं चाहती थी इनडायरेक्टली। इवन उस समय पे कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, जो 1969 के अंदर कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे एस निजलिंगप्पा। तो जो कांग्रेस के लीडर होते हैं ना, अध्यक्ष, जैसे एट प्रेजेंट टाइम बीजेपी के अध्यक्ष है ना, कोई अमित शाह नाम है अगर आपको ध्यान हो, अमित शाह नाम नहीं, जेपी नड्डा है उनका नाम, जो इस समय कांग्रेस के बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एस निजलिंगप्पा जो है दोस्तों 1969 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि हमें नीलम संजीव राव रेड्डी को वोट करनी चाहिए। और यहाँ पर जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे, क्योंकि मैंने बताया था कि 1967 के अंदर तो इंदिरा गांधी जीती है, और इंदिरा गांधी जी चाह रही है कि सिंडिकेट मेंबर जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, और सिंडिकेट मेंबर जो है उसका हेड यानी कि कांग्रेस पार्टी का हेड तो एस निजलिंगप्पा है, लेकिन वो सिंडिकेट मेंबर को फेवर करता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी को सिंडिकेट मेंबर को कमज़ोर करना है, इसीलिए इंदिरा गांधी के जो फेवर में जितने भी एमपीज थे उनसे उन्होंने कहा कि आपको कंसाइन ऑफ वोट करना चाहिए। दैट मीन्स अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा का नाम लीजिए, दिल पे हाथ रखिए और ये देखिए कि आप जिसे वोट करना चाहते हैं आप उसे वोट करिए। यानी कि इंदिरा गांधी जी ने भरी सभा के अंदर इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करी कि मैं नहीं चाहती कि नीलम संजीव राव रेड्डी को आप वोट करो। देखो, अगर कोई भी प्रधानमंत्री है, अगर वो अपने एमपीज को ये बोल दे कि भाई आप इसे वोट करो, तो सिंपल सी बात है वोट करेंगे ही करेंगे, उनके सारे के सारे मिनिस्टर्स तो वोट करेंगे ही करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी के जितने भी फॉलोवर थे, जितने भी एमपीज उनके खास थे, क्योंकि भाई कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट जो ग्रुप है वो भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, उनकी भी लोग सुनते हैं इंदिरा गांधी के होते हुए भी। और इंदिरा गांधी जी सिंडिकेट मेंबर्स की बात नहीं टाल सकती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने फॉलोइंग में जितने भी एमपीज थे उनसे ये कहा, अपनी अंतरात्मा, अपने विवेक से आप जिसको वोट करना चाहते हैं उसको वोट करें। तो इस तरीके से एस निजलिंगप्पा जो उस समय पे कांग्रेस के चेयरमैन थे, जिसे आप अध्यक्ष बोलते हैं, वो जो थे उन्होंने पूरी तरीके से मैडम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को बोला कि आप तो पार्टी के ही खिलाफ जा रही हैं। आप अगर पार्टी के खिलाफ जा रही हैं तो आप पार्टी का सदस्य नहीं बन सकती, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी वो तो कांग्रेस के ही लीडर है और आपको तो कांग्रेस के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप वीवी गिरी को सपोर्ट करिए। इसीलिए आप जो है अब आप कांग्रेस में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो प्रधानमंत्री ना बनने का कारण क्या होता है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव लाना। क्यों? क्योंकि गठबंधन सरकार बनी हुई 1967 के अंदर। इसी वजह से एस निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री को बोला कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कांग्रेस में ट्विस्ट आ गया। कांग्रेस के अंदर ट्विस्ट क्या आ गया दोस्तों? कांग्रेस दो बन गई। एक कांग्रेस ओ बनी थी, जिससे आप कांग्रेस ओ के नाम से जानते हैं, जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, जो के कामराज के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों उस टाइम पीरियड पर, और यहाँ पर वो सिंडिकेट मेंबर के द्वारा है। दूसरी कांग्रेस बनी कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी जी ने 12 नवंबर 1969 के अंदर बनाई। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी से 12 नवंबर 1969 के बाद एस निजलिंगप्पा ने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों? यहाँ पे पार्टी तोड़ दी। इस तरीके से कांग्रेस दो बनी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी जी की थी, कांग्रेस ओ जो थी वो सिंडिकेट मेंबर्स की थी। यहाँ से फाइनली दो रास्ते बन जाते हैं, इंदिरा गांधी के अलग और साथ में सिंडिकेट मेंबर्स के अलग। यहाँ से कांग्रेस पार्टी में फूट पड़नी चालू हो गई। 1964 में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहाँ पर जो यहाँ पे सिंडिकेट लीडर्स थे वो नेहरू जी के हक में बोलते थे।
1967 के अंदर शास्त्री जी थे, वो उसमें भी आप देखेंगे सिंडिकेट उनके हक में बोलते थे। लेकिन 1967 में इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जो सिंडिकेट के लोगों को राज नहीं आया, इसलिए 1969 में जाके 12 नवंबर 1969 में जाके इंदिरा गांधी जी ने खुद अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसे कांग्रेस आर के नाम से जाना गया। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक इंटरनल वोटिंग होती है। इंटरनल वोटिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी बड़े बड़े एमपीज़ हैं वो वोट करेंगे, वो ये कहना चाहेंगे कि कौन सिंडिकेट के साथ जाना चाहता है और कौन इंदिरा गांधी जी के साथ जाना चाहता है। 1967 के अंदर अगर आप देखें, अभी मेन फाइनल इलेक्शन नहीं आने वाला, वो तो 1971 में जाके इलेक्शन आएगा, क्योंकि 1967 में चौथा हुआ है तो पाँचवा तो 1971 में जाके होगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आएगा, किस तरीके से इंदिरा गांधी को लोगों ने पसंद करा, क्योंकि उन्होंने सोचो 1967 के अंदर कैसे 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाए थे, जनता के दिलों तक वो पहुंची थी। यहाँ से कांग्रेस का एक अलग डायरेक्शन शुरू होता है, कांग्रेस में नए अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के अंडर में होगी वो अलग हो जाएगी, और यहाँ पर सिंडिकेट मेंबर से इंदिरा गांधी जी बिल्कुल ऊपर उठ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप देखें तो 1950 से लेके 1969 तक कांग्रेस का ये सिंबल था। 1971 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कांग्रेस जो थी वो नहीं बन जाएगी, और यहाँ पर कांग्रेस 1977 के बाद एक और कांग्रेस आ जाएगी। अब आप सोचेंगे इतनी सारी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस है तो एक ही पार्टी ना। दोस्तों कांग्रेस है एक ही पार्टी, लेकिन अब वो अलग अलग आइडियोलॉजी से चल रही थी, तो इसलिए मैंने सिंबल का इस्तेमाल करा ताकि आप बहुत आसानी से इसे समझ सके। ये सिंबल जो आप देख सकते हैं बीजेपी सरकार के थे, समय के साथ साथ बदले। 51 से 77 तक उनका ये सिंबल था। 77 के अंदर इलेक्शन में ये सिंबल आया जब जनता पार्टी थी, ये जनसंघ पार्टी थी, और दोस्तों ये जनता पार्टी थी, जैसे आप जनता पार्टी बोलते हैं। और दोस्तों ये थी हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी क्या मतलब देश में चल रही है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, अभी जीती हुई है। और कांग्रेस, ये कांग्रेस कब थी, ये कांग्रेस जब थी जब कांग्रेस टूटी नहीं थी। ये कांग्रेस जब तक थी जब 1967 तक ये अलग नहीं हुई थी। लेकिन फिर ये कांग्रेस कब आई, अब यहाँ पर ना 1969 में दो कांग्रेस आ गई। 1969 में दो कांग्रेस आ गई। कौन सी कांग्रेस, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ कब तक साथ में रह रही है, जब तक पांचवा इलेक्शन नहीं हो जाता। 1971 के अंदर पांचवा इलेक्शन नहीं हो जाता। इस टाइम पीरियड पर 1969 से 1971 तक सिंबल यही रहेगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही है वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं वीडियो के चौथे पार्ट में, और आई होप आपको ये इंटरेस्ट आ रहा होगा वीडियो देखने में। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।